हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए जो मंथली मैगजीन हम लोग कवर करते हैं विजन आईएएस की, जो कि अक्टूबर मंथ की कवर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने मई की कवर की है, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की। तो ये 5 मंथ की अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से वहां पर पिछले 5 महीनों का करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने प्रेजेंट किया। आप उसे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं 26 मई को और उसे पास भी करना चाहते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन सबसे बेस्ट मानी जाती है। और अक्टूबर के सेशन में भी हम लोगों ने लगभग 6 से 7 क्लास कर ली है, जिसमें पॉलिटिक्स खत्म कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशन खत्म कर लिया, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और सिक्योरिटी खत्म हो गया। और आज की ही क्लास में, केवल आज की ही क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट को भी खत्म कर लेंगे, जो कि 5वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास में भी सोशल इश्यूज को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या आप लोग हैं, जैसे भाई बहन हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर नवंबर की नहीं आई, दिसंबर की नहीं आई, अभी आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो आपको बता दूं कि बहुत पीछे नहीं चल रहा हूँ। विजन आईएएस ही खुद 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने डिले मैगजीन लॉन्च करता है। अब जैसे जनवरी स्टार्टिंग में आपको नवंबर 2023 की हिंदी मीडियम की मैगजीन मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आ गई है, तो मैंने पता लगाया है विजन वेबसाइट पर भी, और साथ ही साथ जो मेरे शॉप कीपर हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी इंग्लिश मीडियम की आई है और अभी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको हिंदी मीडियम की मिलेगी। तब तक जो है कि हम लोग इसको कवर भी कर लेंगे और अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एनवायरनमेंट के टॉपिक को। तो यहाँ आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, पर्यावरण, और इसमें जो पहला ही टॉपिक था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, कुछ इसमें जो है कि बहुत डिटेलिंग चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया है। अगर फिर भी आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहां पर इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई है, तो वहां से लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2024 के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, ना इसकी मेंस की इंपॉर्टेंस थी, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, यहां से मैं कह सकता हूं कि प्रीलिम्स में भी प्रश्न आने के बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसको हम लोग ग्लोफ भी कहते हैं, GLOF, इट मींस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो जो आउटबर्स्ट फ्लड आती हैं वो बहुत बार जो है कि भारत में आ चुकी हैं। जैसे 2013 में केदारनाथ को देखोगे, फिर सिक्किम हो गया 2023, चमोली जिला हो गया 2021। तो ऐसे केसेस भारत में आते रहते हैं, जो भारत को क्या करते हैं, सुभेद्य बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं इस क्षेत्र में विचार करने के लिए। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि हिमालयी क्षेत्र जितने भी है ये बार बार इस चीज से पीड़ित होंगे, ये बार बार जो है कि नुकसान उठाएंगे, जन धन की हानि होगी। तो क्यों ना इस पे विचार किया जाए। तो अभी हाल ही में सिक्किम में इस तरीके का आउटबर्स्ट देखने को मिला है, तो इसलिए ये टॉपिक चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में जो आउटबर्स्ट फ्लड आई है वो किस झील में आई या किस राज्य में आई, तो यह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ आप देखोगे कि सिक्किम में हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न जो बाढ़ होती है उसको हम ग्लोफ कहते हैं। इसकी घटना घटित हुई जो कि दक्षिण के लोहनक, यानी कि लोहनक झील के दक्षिणी तटबंध के टूटने से। अब जैसे झील होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए झील है, ठीक है। अब झील के किनारे किनारे जो होता है वो तटबंध ही तो होता है, हालांकि वो मिट्टी के भी होते हैं, बर्फ के भी होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये तटबंध कमजोर होते हैं। जब इस झील में पानी बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है, यानी इसके लेवल तक आ जाता है पानी ऊपर तक, तो उसके बाद ये पानी बाहर निकलने लगता है मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो तटबंध होते हैं, जो बर्फ के होते हैं, हिमनद के होते हैं, वो पिघल जाते हैं या वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा एक आउटबर्स्ट स्थिति आ जाती है। और अगर ऐसे ही समय बादल फटने की भी घटना हो जाए, जिससे बहुत तेजी से बारिश होने लगे एक पर्टिकुलर जगह पे, तो समझिए वहां की स्थिति तो एकदम भयावह हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगेंगे, बड़ी बड़ी जो है कि घाटियों की ओर बहुत मलबे गिरेंगे, जिससे घाटी में रहने वाले लोगों को काफी जनधन की भी हानि होगी, इवन कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये आउटबर्स्ट एक साथ मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो सिक्किम में दोस्तों ये जो अचानक बाढ़ आई है, इसके लिए क्या कारक थे, तो पहला कि हिमनद पिघल रहे हैं। भाई दक्षिणी लोहनक जो झील है वो काफी ऊंचाई पर हिमनदी क्षेत्र में है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्लोबल चेंजेस की वजह से हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झील का जो जलस्तर था वो काफी अधिक स्तर में बढ़ गया। और इसके बाद ग्लोफ की घटना, यानी हिमनदी झील में जब जल की मात्रा अपने चरम बिंदु पर हो जाती है। चरम बिंदु का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने कटोरे में पानी भरते हैं, कटोरी में, गिलास में,
तो एक लेवल तक ही तो पानी भरा जाएगा, फिर उसके बाद तो पानी गिरने लगेगा ना बाहर। तो सेम वही होता है, झील के चारों तरफ जो मिट्टी का एक बांध टाइप का होता है या बर्फ का, तो उसके ऊपर तक जब पानी आ जाता है तब वो जो है कि झील के तटबंध टूट जाते हैं, और इस कारण जो आई हुई बाढ़ होती है उसे हम ग्लोव कहते हैं। और इस घटना में अगर बादल फटने के कारण अत्यधिक वर्षा की भूमिका भी शामिल हो गई तो ये अत्यंत विनाशकारी हो जाता है। और सिक्किम में भी यही हुआ, झील के तटबंध टूटने से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान हुआ उस समय अचानक आई हुई जो बारिश थी, जिसे हम लोग कहते हैं बादल फटने की घटना, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हुई। वहीं चुंगथांग जो बांध था कि लाचेन नदी से होते हुए चिंगथांग में तिस्ता थर्ड जल विद्युत परियोजना तक पहुंच गया ये बाढ़ का पानी, और चुंगथांग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से ये स्थिति और भी गंभीर हो गई। अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो लाचेन चुंग नदी और लाचुंग चू नदी ये चुंगथांग में मिलकर बहती हैं और आगे ये तिस्ता के नाम से बहती हैं। तो तिस्ता भी दो नदियों से मिलकर बनती है, वो ये है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ हिमनदी झीलों को और ग्लोव के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। तो हिमनदी झील क्या होती है? सामान्यतः हिमानी झील का आकार काफी बड़ा हो सकता है। हिमनद के पिघलने से हिमनदी झीलों में जब जल स्तर पहुंचता है तो झील का आकार भी बढ़ता जाता है, और इससे जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण तटबंध टूट जाते हैं, और ये जो जल होता है इनका मलबा ये तीव्र प्रवाह के कारण निचले इलाकों में काफी हानि पहुंचा सकते हैं। और ये निचले इलाकों में ही तो जाएंगे क्योंकि जल हमेशा अपने ढलान की तरफ जाता है, तो वहां पे जो है कि हानि पहुंचाते हैं। और हिमनदी झील में एकत्रित जल के अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में तीव्र प्रवाह के चलते ही इन इलाकों में आने वाली प्रचंड बाढ़ को हम क्या कहते हैं? ग्लोव कहते हैं, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। तो इस तरीके से हिमनदी झील में जो है कि बाढ़ आती है। और भारत में इससे संबंधित सुभेद्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पिछले दशक में देखो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में ग्लोव की कम से कम 3 अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं हुई। हालांकि सिक्किम में तो जो है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक तिस्ता नदी इन सबसे योगदान हो सकता है, लेकिन केदारनाथ जो उत्तराखंड में था 2013 में बादल फटने की घटना हुई थी, काफी लोगों की जान चली गई थी, बहुत लोग जो टूरिस्ट थे वो भटक गए अपने परिवारों से। ये घटना आपने सुनी होगी केदारनाथ की। चमोली जिले 2021 में भी यही घटना हुई, और इस समय सिक्किम 2023 में। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में असम में हो जाए ऐसी घटना, अरुणाचल में हो जाए, हिमाचल में हो जाए, या उत्तराखंड में फिर से हो जाए। तो इन घटनाओं पे अगर हम विचार नहीं करेंगे और इन पर जो है कि ध्यान नहीं देंगे तो ये संवेदनशील बढ़ाएगी और सुभेद्यता को और बढ़ाती जाएगी। हालांकि इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट ने कहा है कि हिंदू कुश हिमालय की एक आकलन रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि 2100 तक वैश्विक तापमान से 1.5 डिग्री से 2 डिग्री का अगर वृद्धि हो गई तो 2015 की तुलना में 30 से 35 डिग्री जो है कि हिमनद कम हो जाएंगे। और हिमनद कम होने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं पिघल जाएंगे और उससे जल का विस्तार होगा, नदियों का विस्तार होगा, बाढ़ आने की समस्या होगी, और अल्टीमेटली समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र में रहने वाले जो द्वीप हैं उनके ऊपर खतरा आएगा, उन प्रजातियों के ऊपर खतरा आएगा। और प्रवाल भित्ति जो कि अधिक गहराई तक नहीं रह पाती है, उथले पानी में रहती है, कम गहरे पानी में, लेकिन जब तटों के किनारे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो वो भी गहराई में होने के कारण पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति नष्ट हो जाएगा, और प्रवाल भित्ति के नष्ट होने की वजह से मछलियों की संरचना नष्ट होगी और पूरा का पूरा समुद्र का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप देखो स्थल खंड भी प्रभावित, लोग भी प्रभावित, जान माल की हानि भी, साथ ही साथ पूरा का पूरा समुद्री इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो एक साथ देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर कनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें हाई माउंटेन एशिया में रहने वाले 9 मिलियन से अधिक लोग हिमनद झील के टूटने से खतरे का सामना कर रहे हैं, जैसे तियन शान, पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय, किलियानसान। ये सब वो पर्वत हैं जो हाई माउंटेन एशिया के माने जाते हैं, और इनमें आने वाले इस तरीके के जो फ्लड होते हैं, आउटबर्स्ट फ्लड, इससे बहुत सारी समस्याएं लगभग 9 मिलियन अरब के लोग झेल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे कि अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लड आने के कारण क्या होते हैं। तो पहला, जल के प्रवाह में अत्यधिक वृद्धि होती है, जैसे जो भारी वर्षा के कारण जो छोटी मौसमी नदियां होती हैं ये सहायक नदियों में मिलती हैं, सहायक नदी मुख्य नदी मिलती है, मुख्य नदी से जल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे आने वाली जो बाढ़ होती है वो अचानक बहुत तेजी से आती है। फिर वहीं कम समय में अचानक ही अत्यधिक भारी बारिश का होना, बादल फटना, तो ये भी आउटबर्स्ट फ्लड में सहायक होती है। तूफानी वर्षा की बात करेंगे तो एक निश्चित अवधि में सीमित क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में काफी अत्यधिक भारी बारिश हो जाना। मानव जनित कारक की बात करेंगे तो देखिए विकास और पर्यटन अर्थव्यवस्था की वजह से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित तरीके से निर्माण हो रहा है।
अब जैसे जैसे उत्तराखंड के नैनीताल रीजन में जाइए, मसूरी रीजन में जाइए या जम्मू कश्मीर में जाइए, तो वहाँ आप देखोगे टूरिस्टों की वजह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने पत्थरों को काट काट के सड़कों का निर्माण किया, पत्थरों को काट के होटल बना रहे हैं। तो आप अगर नेचुरल फिनोमेना का जो है कि डिस्ट्रॉय करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो वो कहीं ना कहीं बदले में आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब जैसे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, असंधारणीय और अनियोजित अवसंरचनाओं का निर्माण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सभी कारणों की वजह से भी बाढ़ आने का कारण बन जाता है और ये सभी कारण मानव जनित होते हैं। फिर देखते हैं बाढ़ के प्रभाव को कम करने या उसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें 2020 में ग्लोव के लिए जारी किए, 2010 में शहरी बाढ़ के लिए, 2008 में बाढ़ प्रबंधन के लिए। अब जब शहरी बाढ़ की बात करें तो दिल्ली में अभी 2023 में बाढ़ आई थी, जिसके लिए एनडीएमए का 2010 का ही प्रावधान या जो दिशा निर्देश थे उसको फॉलो किया जा रहा था। संरचनात्मक उपाय में करें तो जलाशय, तालाब, तटबंधों का निर्माण किया जाए और जो अतिरिक्त जल है ना उन्हें नहरों में भेजने का प्रयास किया जाए, अन्य जल निकासी में इसका प्रयास किया जाए ताकि जल अपने चरम बिंदु पर ना पहुंचे, जिससे बाढ़ के खतरे को बढ़ा दे। बाढ़ संभावित क्षेत्रों को जोन में बांट दिया जाए और जिससे उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण करने का भी उसमें क्राइटेरिया तय किया जाए। और अग्रिम चेतावनी जो एनडीएमए के द्वारा डेवलप की गई है 56 हिमनदी झीलों में, उसको भी जो है कि यूज किया जाए, उसको भी प्रयोग किया जाए ताकि हम सही समय पे उसके गाइडलाइन को फॉलो कर सकें। और जलवायु या जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो दिशा निर्देश हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ढलान स्थिरता बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए कि अगर कोई भी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो ढलान को क्षतिग्रस्त नहीं करना, ढलान बनी रहनी चाहिए जिससे जल के प्रवाह की तीव्रता बनी रहे। और भी अन्य उपाय कर सकते हैं, जैसे जोखिम मूल्यांकन। आप व्यापक जोखिम मूल्यांकन करके आवश्यक जानकारी कलेक्ट करो कि कौन कौन सी आपदा और आ सकती है, कौन कौन सी जो है कि नुकसान होता है, उस पर काम कर सकते हो। निगरानी और डेटा संग्रह, संवेदनशील हिमनदी झीलों और नदियों के आसपास के मौसम विज्ञान संबंधी घटनाओं का पता लगाओ और देखो कि कैसी कैसी परिवर्तन वहां देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सभी के अनुसार हम कुछ नई नीतियों को बना सकते हैं। जलवायु समन यानी समुदायों और अवसंरचनाओं को बढ़ते जोखिम से रक्षा कर सकते हो। प्रौद्योगिकी का उपयोग करिए भाई, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करो, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन, रेंजिंग, लीडर, इन सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप पहाड़ी क्षेत्रों में या सुदूर संवेदी क्षेत्रों में हम आने वाले खतरों के ऊपर जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पहले से ही वहाँ के समुदाय को, वहाँ के प्रशासन को हम सचेत कर सकते हैं या उसको मजबूत कर सकते हैं। वहीं सामूहिक लचीलापन भी होना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्थानीय ज्ञान तथा प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। अब जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें आप देखोगे जनजातीय समुदाय ज्यादा रहता है, तो उनकी स्थानीय मान्यताएं है कि भाई पेड़ों की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो। अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, वन उन्मूलन नहीं होगा, प्रकृति की पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक घटकों को जब नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो प्राकृतिक घटक भी ग्लोबल वार्मिंग से कम इफेक्ट होंगे, कम प्रभावित होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अभी आप देखोगे भेड़िया मूवी थी वरुण धवन की, कृति सेनन की, आप उसमें देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े जंगल को काट के एक नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समुदाय था उन्होंने इस चीज का लगातार विरोध किया। खुद जो है कि भेड़िया बन के कृति सेनन उन लोगों को मार देती थी। तो ये मूवी अगर नहीं देखी देख लेना, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि प्रकृति का बचाव करना जरूरी है, पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को बचाए रखना जरूरी है, तभी हम प्रकृति के साथ अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। तो ये अच्छी अच्छी मूवीज हैं जो संकेत देती हैं, आपको मैसेज करती हैं कि भाई इस तरीके से हमें डेवलपमेंट अगर करना भी है तो हम प्रकृति का पूरा बचाव करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और ग्रीन ग्रे अवसंरचना की बात करें तो हम इसको भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि आर्द्र भूमि, वृक्षारोपण, सेडिमेंट ट्रैप्स, बाढ़ अवरोधक, डायवर्जन चैनल आदि का अगर आप निर्माण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हरियाली का भी वृद्धि कर रहे हो और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप कई सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। और ईपिक रिस्पांस फ्रेमवर्क जो है कि ये विश्व बैंक ने बाढ़ और सूखे के जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एक ईपिक दृष्टिकोण दिया, यानी इनेबल, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल। अगर आप इन चार चीजों पे जो है कि आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आप बाढ़ और सूखे के खतरे को कम कर सकते हो। तो ये तो था बस आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं छोटे छोटे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हम लगभग 17-18 टॉपिकों को कवर करेंगे और एक दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू।
तो यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, यानी कि कोरल रीफ के लिए क्या है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, एक ICRI ने, जो एक संस्था है, इसने कोरल रीफ ब्रेक थ्रू का एक लॉन्च किया है। और इसको किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन के साथ। तो इन दो की साझेदारी से ICRI ने क्या लॉन्च किया, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। जबकि ICRI क्या करती है, ये एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाती है, स्पेशली दिशा निर्देश जारी करती है। तो इसने ग्लोबल फंड कोरल रीफ से और UN या संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप के साथ मिलकर एक कोरल रीफ ब्रेक थ्रू को शुरू किया, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि उथले जल की उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को विलुप्त होने से बचाना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, तो 1.25 लाख क्षेत्रफल को, जो कहाँ के उष्ण कटिबंधीय प्रवाल क्षेत्र को, उष्ण कटिबंधीय प्रवाल जोन को, इसको प्रोटेक्ट करना है। और अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो योजना है, तो प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय कारकों को पहले कम किया जाएगा, जैसे प्रदूषण हो गया, तटीय क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है, इन सभी को कम किया जाएगा, तभी जाके हम प्रवालों को बचा पाएंगे। दूसरा टारगेट है इसमें, यानी कार्य योजना, कि लचीलापन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना। लचीलापन आधारित, जैसे इसमें 13 to 30 का मतलब क्या है कि 2030 तक हम कम से कम 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों और समुद्री और तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करें। तो समुद्र और तटीय क्षेत्रों में आपका प्रवाल भित्ति भी आता है। तो 30x30 जो है वो, जिसमें स्थल और समुद्र, इन दोनों ही क्षेत्रों को बचाव करना है, जिसमें आपका प्रवाल भित्ति का भी संरक्षण हो सकेगा। और ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्य है। ये अलग से केवल इसका ही है कोरल रूफ, बल्कि ये बहती गंगा में हाथ धोने वाला है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता को अगर हम टारगेट को पूरा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें प्रवालों का भी संरक्षण कर पाएंगे। वहीं प्रवालों के अनुकूलन, व्यापक नवोन्मेषी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइनों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करना, जिससे प्रवालों की प्रवाल पुनर्बहाली भी मिलेगी, अगर हम 2030 तक 30% जो है कि व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। और इसके लिए प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए क्या करना है कि सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 2030 तक लगभग $12 बिलियन का निवेश जुटाना है। और अगर हम प्रवालों की बेसिक जानकारी की बात करें, तो सैकड़ों से लेकर हजारों पॉलिप्स नामक एकल प्रवालों के लघु समूह से बनती है, यानी कि पॉलिप्स की खोल होती है, और ये एक अकशेरुकी जीव होते हैं। इनकी कठोर बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और ये आपके RO एग्जाम या UPPCC में पूछा जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट से प्रवाल बने होते हैं। भारत में 4 जगह मुख्यतः पाए जाते हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो ये 4 जगह हैं जहां पर आपको भारत में प्रवाल भित्ति देखने को मिल सकती है। अब जरा अगर हम ICRI के बारे में बेसिक जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, UK और USA के द्वारा। हालांकि वर्तमान में 101 सदस्य होगा, भारत भी इसका सदस्य है। 45 देश विश्व की 75% मुख्य प्रवाल भित्ति के जो कि संरक्षक हैं, और कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इसका प्रमुख पहल है, जिसमें मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि 1.25 लाख उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनको कवर करना है, जिससे हम प्रवालों की सुरक्षा कर सकें। अब दूसरा टॉपिक आता है सस्टेनेबल फाइनेंस। इट मीन्स कि सतत विकास, वो सतत वित्त की बात करें तो इसको UN स्केप के द्वारा शुरू किया गया है। सतत वित्त एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना, यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो अंतराल है, जो गैप है सतत विकास को लेकर या सतत वित्त को लेकर, तो इस अंतराल को कम करने से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है। और संधारणीय कार्यकलापों का वित्त पोषण संधारणीय रूप से प्रबंधित वित्त से है, यानी संधारणीय कार्यकलापों का जो वित्त पोषण है वो संधारणीय रूप से प्रबंधित वित्त से है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, ये वित्त पोषण में मौजूद कमी को दूर करने और पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध कराने से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सतत विकास के लिए जो हमें वित्त की आवश्यकता होती है, उस वित्त पोषण में कमी बहुत सारी है, यानी कि पर्याप्त पूंजी हमें नहीं मिल पा रही है। तो इस कमी को जो है कि हम दूर करें, पर्याप्त पूंजी लोगों को दे सके, सभी देशों को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है एशिया प्रशांत क्षेत्र, इनको जो है कि जब ये वित्त मिलेगा तभी वो जो है कि इस काम को आगे कर पाएंगे। फिर इसी में अगर आप देखोगे कि एशिया प्रशांत के लगभग 51 देश UNFCCC के पक्षकार हैं, और जिनमें से 17 देशों ने केवल NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद भी कह सकते हो, या नेशनल लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, जो डिटरमाइंड जो योगदान होता है
इनके आकलन की रिपोर्ट केवल 17 देशों ने दी है, जबकि होने कितने चाहिए थे? 51। और बताया जा रहा है कि औसत आर्थिक हानि 1.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। और भारत को वर्ष 2100 तक घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 35% का नुकसान होगा अगर उच्च उत्सर्जन की स्थिति लगातार ऐसे ही बनी रही तो। और इसी से संबंधित जरा हम स्केप के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या कहता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्केप। इसकी स्थापना हालांकि संघाई में यानी कि चाइना के अंतर्गत 1947 में ECAFE के नाम से हुई थी, अर्थात एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग। लेकिन 74 में इसका नाम UN स्केप कर दिया गया। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक अंतर सरकारी मंच के रूप में काम करता है। 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। बाकी अन्य क्षेत्रीय आयोग क्या है? अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन से संबंधित है, जिसमें एक आयोग जो है कि ये है जो प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आता है। 53 सदस्य हैं और 9 एसोसिएट सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है और ये रिपोर्ट देता है SDG डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, प्रगति आकलन रिपोर्ट, और एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट। तो ये दोनों ही चीजें देते हैं वो। और रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिश की गई है कि 2050 तक अगर हम नेट जीरो संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अगर हम इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेते तब तो फायदा है हमारा। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि जो विभिन्न देशों में अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं इनकी नीतियों में भी एक रूपता होनी चाहिए। अब एक रूपता का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है वो अगर इंडस्ट्री और व्यापार से संबंधित कोई भी गतिविधि कर रहा है तो उसका फोकस होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो कितने गोलों को पूरा कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से खाद्य मंत्रालय वो कितने गोल को पूरा कर सकता है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो कितने गोल को पूरा कर सकता है, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो हर स्तर पे एक रूपता दिखनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो अल्टीमेटली पूरे होने ही चाहिए। सभी मंत्रालयों में एक ऐसी नीति होनी चाहिए, समन्वयकारी नीति, जो क्या करेगा, इन सभी गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकियों और अन्य नेट जीरो निवेशों के लिए भी स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि नेट जीरो रोड मैप। तो नेट जीरो रोड मैप का मतलब क्या है कि नेट जीरो रोड मैप से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पहुंचने में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग से रिपोर्ट जारी की गई। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है दोस्तों कि 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखने में बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी हम अभी भी उम्मीद कर पा रहे हैं कि दुनिया भर में अब स्वच्छ ऊर्जा और अवसंरचना का विकास हो रहा है, तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं हम इसको प्राप्त कर लेंगे, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सौर ऊर्जा, हम भाई सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में और भी जो है कि दोस्त जो देश है वो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम यही सारी चीज करते रहेंगे और अन्य सुझाव के तौर पे इस दशक के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना कर दें, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रोग्राम अगर चालू करते हैं तो हम नेट जीरो रोड मैप को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो रिपोर्ट आई हुई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ये भी जो है कि हम सफल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक हमारा और टॉपिक है जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि सुंदरबन से रिलेटेड है। रिपोर्ट आई हुई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान हो रहा है और क्षति हो रही है, लॉस एंड डैमेज दोनों हो रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने कहा कि देखो ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, इससे सुंदरबन में नुकसान और क्षति हो रही है और इसे हम ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र और उनके संभावित आर्थिक संसाधन जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी ये केवल भारत और बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये दुनिया के सभी देशों के लिए है, जिनका सभी देशों की पहुंच होती है, जैसे खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष। और इसी तरीके से ग्लोबल कॉमन्स में सुंदरबन डेल्टा को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो केवल ये भारत और बांग्लादेश की जिम्मेदारी नहीं है, या हिंद महासागर में रहने वाले देशों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पे जितने भी देश हैं अगर इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप में दर्जा देंगे तो सभी देश इसके बचाव के लिए काम करेंगे और सभी देश जो है कि इसके लिए वर्क करेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करके धन को जुटाएंगे। क्लियर है ये बात। और कहा जा रहा है कि सुंदरबन से बहुत कम उत्सर्जन होता है, फिर भी यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जैसा जैसा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वैसे ये काफी गंभीर रूप से जो है कि प्रभावित हो रहा है।
और ऐसे में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखोगे आप कि सुंदरबन का जो विस्तार है भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर यह स्थित होता है और विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा यह क्षेत्र है। और अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित की गई है। इसे सांस्कृतिक यूनेस्को, जो कि इंडिया की यूनेस्को साइट के अंतर्गत आता है, न कि बांग्लादेश, और इसे जो रामसर कन्वेंशन में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का भी दर्जा प्राप्त है, ये भी इंडिया के अंतर्गत ही प्राप्त किया जाता है, ये भी इंडिया के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, जीवाश्म ईंधन में से मीथेन को कम करने की अनिवार्यता। तो अब हम यहाँ पर अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे कि जीवाश्म ईंधन से मीथेन को कम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या प्राकृतिक गैस हो, इस तरीके के जीवाश्म ईंधन को दहन करने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मीथेन गैस का उत्सर्जन आप देखोगे पशुपालन जो करते हैं लोग, जो पशु मवेशी होते हैं, जो जुगाली करते हैं, यानी अपने भोजन को पचाते हैं, तो उनके मुंह में जो झाग होता है वहां से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से, नहरों से, झीलों से भी ये गैस निकलती है। तो ऐसी स्थिति में मीथेन गैस को जो है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजों पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने तैयार किया है इस रिपोर्ट को, और इसके साथ संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और यूनेप संयोजित क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है, इसके सहयोग से इसे तैयार किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने किसके सहयोग से तैयार किया? यूनेप, और यूनेप के साथ साथ CCAC, जो कि संयोजित क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन होता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2012 में की गई थी, और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है दोस्तों जो मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों की सांद्रता को कम करने के लिए कार्य करता है। तो ये एकमात्र केवल ऐसा घटक है। तो यहाँ पर इनकी सांद्रता को कम करने के लिए फोकस किया गया है। और रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं कि मीथेन को कम करने से हम 2050 तक लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि को बचा सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो CH4 है, इट मीन्स कि मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली सेकंड सबसे प्रभावी कारक गैस होती है। पहले नंबर पे तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे प्रभावी गैस मानी जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पे मीथेन आती है। अगर हम मीथेन को उत्सर्जन को रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल तापमान को बचा सकते हैं, वैश्विक तापमान को कम कर सकते हैं। और अगर यह लक्षित कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक मान के चलिए कि 1.6 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक वृद्धि होगी। ठीक है, अधिक वृद्धि हो जाएगी। और 2050 तक मीथेन उत्सर्जन के समन करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहला कि ओजोन के प्रभाव से आने वाली जो 1 मिलियन लगभग मौतें हो जाती लोगों की, वो बचेंगी, क्योंकि ओजोन भी तो प्रभावित होती है। वहीं 90% मिलियन, यानी कि 90 मिलियन टन फसलों को नुकसान जो हो रहा था वो रुक जाएगा, गेहूं, चावल, सोया, मक्का। और लगभग 85 अरब घंटों की श्रम हानि, इट मीन्स कि जो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, तो लोग गर्मी में क्या होता है, जहां पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, वहां तो काम कर लेते हैं, लेकिन जहां कहीं पर केवल पंखा होता है, ना AC ना कूलर, तो वहां के लोग अक्सर क्या होता है कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी तो उसमें 4 घंटा तो केवल माथे का पसीना पोंछेंगे, 4 घंटा पानी पिएंगे, बाहर हवा खाने जाएंगे, जिसकी वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। और ऐसे 85 अरब घंटों का जो श्रम है उस हानि को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमें ये सारे भी प्रभाव जो है कि मिलेंगे अगर हम किसी तरीके से मीथेन को 2050 तक कम कर दे तो। और मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि 30% अपना योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग में। हर साल लगभग 580 मिलियन टन मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसमें 60% जो उत्सर्जन होता है वो मानवीय गतिविधि उसमें शामिल होती है, क्योंकि मीथेन गैस नेचुरल रूप में भी उत्सर्जित होती है, लेकिन 60% तो केवल मानव की गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होती है, जैसे लैंडफिल हो गया, कृषि पद्धतियां हो गई, अपशिष्ट जल उपचार हो गया, इनकी वजह से जो है कि इतनी मात्रा में उत्पादित होती है ये मीथेन गैस। वहीं दूसरी सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है, ये मैंने पहले ही बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पे है। लेकिन भारत में 2 प्रमुख जो है कि पहल चलाई गई है। एक तो COP21 के अंतर्गत, मतलब 2021 में, COP26 में वैश्विक मीथेन संकल्प लिया गया, जिसके अंतर्गत 2030 तक हम मीथेन के उत्पादन को कम से कम करेंगे 30%। कितना? 30%। तो इसको 13 to 30 कर रहे हैं। दूसरा, गोबर यानी कि गोवर्धन जो योजना है, वो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। तो गोवर्धन योजना जो कि जल शक्ति मंत्रालय की अम्ब्रेला पहल है, और इसके माध्यम से हम अपशिष्टों को संसाधन में परिवर्तित करके मीथेन उत्सर्जन की कमी को समर्थन दे रहे हैं। तो ये भी भारत सरकार के द्वारा जो है कि
जो इनिशिएट है उसे लॉन्च किया गया है, तो ये काफी बेनिफिशियल है। अब देखते हैं सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण। भाई कार्बनीकरण और विकार्बनीकरण का मतलब होता है कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को हम अगर कम से कम कर सकें तो हमें बहुत अधिक फायदा होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकेंगे, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव को कम कर सकेंगे। तो ऐसे में सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो हमें इसका भी विकार्बनीकरण करना चाहिए जिससे कार्बन के उत्सर्जन को हम यहां से भी कम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखोगे तो पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन दो प्रमुख प्रक्रिया होती है सीमेंट उद्योग में जो कि कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो पायरो प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब भट्टी में हम चूने, पत्थर और क्ले को 1400 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर गर्म करते हैं। वहीं कैल्सिनेशन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ठीक है, और इन दोनों में ही कार्बन होता है। जब गर्म करने पे कार्बन क्या होता है, मुक्त होता है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा उद्योग है जहां से कार्बन का प्रोडक्शन होता है। तो अब पहली चीज ये बात आ रही है कि सीमेंट में विकार्बनीकरण क्यों किया जाए, क्योंकि विश्व में लोहे और इस्पात के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक है जहां से कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो सबसे अधिक कहां से होता है उत्सर्जन, लोहे और इस्पात की इंडस्ट्री से। दूसरे नंबर पे आता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम कहें कि CO2 के उत्सर्जन में लगभग 7% का ये योगदान देता है और 2050 तक और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि 2070 तक शुद्ध शून्य का उत्सर्जन इंडिया का टारगेट है और 2050 तक शुद्ध शून्य का उत्सर्जन ये ग्लोबल टारगेट है, यानी कि वैश्विक टारगेट है ये। और लेकिन समस्या ये आ रही है कि भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जिसकी वजह से हम इस टारगेट को जल्दी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण इंडस्ट्री को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पहला, शहरीकरण काफी तीव्र गति से हो रहा है। आज हर एक गरीब के पास भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए में कहीं ना कहीं घर मिल रहा है, और घर मिलने के वजह से जिसमें घर का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। हालांकि घर देना योजना एक बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें अपनी और आपकी मध्यम परिवार की, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एक घर की जगह 2-2 3-3 घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट का अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, सीमेंट का अधिक कंजम्पशन हो रहा है, और इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। शहरीकरण में आप देखो ना, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में देखो, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, लखनऊ में, बंगलुरु में, मुंबई में, कि 50-50 माले की पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 50-50 मंजिलों की। अब उस बिल्डिंग पेड़ पे तो नहीं खड़ी होगी ना, लकड़ी पे नहीं खड़ी होगी, सीमेंट पे खड़ी होगी, और सीमेंट जितना यूज होगा उतना ही जो है कि सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। तो इस वजह से भारत में जो शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, जिससे आवास और अवसंरचना का जो विकास हो रहा है, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जितने भी रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, जितने भी पुल बन रहे हैं, हर जगह सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। तो सीमेंट जो है कि बहुत बड़ा एक कारक है जो आपके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर विकल्पों की उपलब्धता का भी अभाव है कि हम कैसे पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन को रिप्लेस कर पाएं, जहां से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मुक्त हो रहा है। और साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पहले और आर्थिक उपाय भी हमारे यहाँ सीमित हैं। इस वजह से भी हम इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि भारत में सीमेंट उद्योग से विकार्बनीकरण को आगे बढ़ाने में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, लेकिन आवश्यक जो है ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सीमेंट में जो 4 प्रमुख घटक शामिल होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि घटक उत्सर्जन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक होता है धातु पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम धातु मल या क्लिंकर कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लाई एश, तीसरा होता है स्लैग, और चौथा होता है जिप्सम। तो ये 4 चीजें जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मानी जाती हैं। और उपाय अगर हम इसका कुछ कर सकते हैं तो एक तो ये कि ब्लेंडेड सीमेंट की हिस्सेदारी अगर हम बढ़ाएंगे तो चूना पत्थर का कम से कम प्रयोग होगा। और सीमेंट के उत्पादन में अगर हम रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, पुनर्चक्रित सामग्रियों की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चूना पत्थर और कैल्सिनेशन की पद्धति में एक विकल्प खोज सकते हैं। और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, औद्योगिक अपशिष्ट और बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, नवीन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से जो सीमेंट उद्योग से जो कार्बन निकलता है उसके कार्बन को हम कैप्चर कर सकते हैं और उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, तो इस टॉपिक को जरा हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है। और मैंने पहले ही बताया आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में कई बार कि भारत में जो भारत की मृदा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ ही साथ ह्यूमस, इनकी तो पहले से ही कमी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फास्फोरस पौधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है
और इनकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, पौधों के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण और पोषक तत्वों के संचार में, मजबूत जड़ों के विकास हेतु और आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करने के लिए फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी भारत विश्व में फास्फोरस का सर्वाधिक आयात करता है, सबसे बड़ा आयातक होता है, और पश्चिमी अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों से जो है कि सबसे अधिक आयात करता है। तो ध्यान देना, कैडमियम एक भारी धातु है जो फास्फोरस के लिए फास्फोरस के साथ ही पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस का निष्कर्षण करने से कैडमियम का भी निष्कर्षण होगा, और जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैडमियम जैसी भारी धातु को हमारे वायुमंडल में मुक्त करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भारत में अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो ही चट्टानें हैं, यानी कि दो राज्य हैं जहां पे राजस्थान और एमपी, जहां पर सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है फास्फेट के रूप में। प्रायद्वीपीय भारत में भी जैसे ललितपुर हो गया, मसूरी अभिनति हो गया, कडप्पा बेसिन हो गया, यहाँ पर पाई जाती है थोड़ी बहुत फास्फोरस, लेकिन उतने से काम नहीं हो पाता है। और इसको लेकर अगर हम बात करें, इसको लेकर जो चिंता है वो ये है कि फास्फोरस कैडमियम के साथ मौजूद होता है, और कैडमियम एक भारी धातु है और इसको अलग करना एक महंगी प्रक्रिया होती है। और कुछ ही देशों का फास्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण होता है, जैसे आपका पश्चिमी सहारा, मोरक्को, चीन, अल्जीरिया, जिसकी वजह से भू राजनीतिक चिंता का विषय बन जाता है कि कुछ देशों के साथ अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपको फास्फोरस का आयात भी होना मुश्किल है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों से अगर भारत के संबंध खराब हो जाए तो क्या वहां से फास्फोरस मिलेगा? शायद ना मिल पाए। चाइना से संबंध खराब हो जाए तो फास्फोरस मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। और ऐसी स्थिति में फास्फोरस की कमी से हमारे यहाँ पौधों का विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, फिर खाद वगैरह नहीं पड़ पाएगी और फसल का संकट हो सकता है। हानिकारक प्रभाव की बात करें तो अत्यधिक अगर आप फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हो तो कृषि अपवाह के रूप में और सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुंचता है, और जिससे विषाक्त शैवालों की वृद्धि होती है। और कैडमियम युक्त उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है तो फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं, जिससे मनुष्य ऐसी फसलों का उपभोग करता है तो उसको बायो ऑगमेंटेशन यानी कि जैव संचयन, इट मीन्स कि जैसे जैसे वो फसल खाता है, जैसे जैसे भोजन करता है, उसी तरीके से उसकी अंदर इन मात्राओं की वृद्धि होती जाती है और हृदय रोग में भी वृद्धि देखने को मिलती है। फिर यहां चलते हैं अगले पॉइंट पे, कोनोकार्पस वृक्ष। क्या है टॉपिक दोस्तों? कोनोकार्पस वृक्ष ये एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? मैंग्रोव प्रजाति है, जो कि गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि तेलंगाना सरकार ने इसे पहले ही रोक दिया था कि भाई इसको मत उगाओ, क्योंकि ये आक्रामक प्रजाति है जो आसपास के जो हमारे स्थानीय पौधे हैं, देशज पौधे हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे बेहतर है कि हम इस पौधे को ना उगाएं, ताकि हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी की क्षरण ना हो, मिट्टी की गुणवत्ता बची रहे, हमारी जो देशज प्रजातियां हैं पौधों की वो बची रहें, वो सुरक्षित रह सकें। तो हमने ऐसी मैंग्रोव प्रजाति जो आक्रामक है इसका प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। और इसकी बात करें तो ये कॉम्ब्रेटेसी कुल की होती है, पुष्पीय पादपों की दो प्रजातियों का ये एक जीनस है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति मानी जाती है। सजावटी पादपों के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सजावटी रूप में जो है कि जैसे बहुत जगह क्या होता है कि इसका व्यापक रूप में फूल के में, गुलदस्ते में इस तरीके से प्रयोग किया जाता है इस पौधे का। और सर्दियों के मौसम में ये फूल खिलते हैं, जिससे आसपास के लोगों में जो इसकी कण उत्पन्न होते हैं, तो लोगों को सर्दी, खांसी है, अस्थमा, एलर्जी ऐसी बीमारियां भी पाई जा रही हैं। और इस प्रजाति की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं, जैसे दूर संचार लाइनें, ड्रेनेज लाइनें, ताजे जल की आपूर्ति वाले पाइपों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे हम देख लेते हैं दो तीन और टॉपिक हैं, बस इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। जैसे पेट्रोलियम कोक या पेट कोक जिसे हम कहते हैं, तो ध्यान देना पेट कोक का ही फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कोक। अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक प्रदूषककारी जो पेट कोक के वितरण से संबंधित कुछ विचार विमर्श करने का है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कि ये जो आप पेट कोक देख रहे हो या पेट्रोलियम कोक देख रहे हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप जिस तरीके से कर रहे हो, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस पर जरा विचार करो, क्योंकि काफी हानिकारक हो रहा है। पेट्रोलियम कोक की बात करेंगे तो ये कार्बन युक्त एक ठोस सामग्री है, और इसे अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से ही प्राप्त किया सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन फ्रैक्शन मेथड। और उच्च कैलोरी मान के कारण इसका उपयोग हम कैलोरी मतलब कोयले के प्रतिस्थापन के रूप में कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोयला नहीं है या किस जगह पे हम कोयले का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी हीटिंग पावर बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात ये वर्षा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है, और ये कम वाष्पशील पदार्थ है, और इसके दहन होने के बाद राख की मात्रा भी कम उपलब्ध होती है। इसलिए हम कोयले की जगह सीमेंट निर्माण, चूना भट्टी, औद्योगिक बॉयलर, एल्यूमिनियम एनोड में आदि इसका प्रयोग किया जा सकता है कोयले की जगह। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये दो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं थे,
अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब पेंगोलिन की बात करें, क्योंकि पेंगोलिन अक्सर एंडेंजर्ड प्रजाति में आता है, तो इसकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान की बात हो रही है। तो एक मैनिस मिस्टीरिया अत्यधिक संकटग्रस्त पेंगोलिन की एक नई प्रजाति खोज की है वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है मनीष या मैनिस मिस्टीरिया। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। और ये आप पेंगोलिन देख रहे हैं, ये इसके ऊपर एक बहुत ही कठोर सल्क होता है, कवर होता है, जो है कि क्या है, ये बहुत अधिक मात्रा में ये कठोर एक सल्क है, ठीक है, ये वाली चीज। अब यहां देखते हैं पेंगोलिन के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र ये स्तनधारी है जो पूरी तरह सल्कों से ढका हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे हर तरफ इस सल्क से ढका हुआ है, और ये एकमात्र स्तनधारी है। अफ्रीका में हालांकि इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, काला पेट वाला, सफेद पेट वाला, विशाल ग्राउंड और टेम्पकिंग ग्राउंड। लेकिन एशिया में भी इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारतीय पेंगोलिन होते हैं, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन। हालांकि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इसने चीनी, फिलीपीन, सुंडा पेंगोलिन को तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा है, लेकिन भारतीय जो पेंगोलिन है उसको क्रिटिकली तो नहीं है लेकिन एंडेंजर्ड में है। और भारतीय पेंगोलिन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। अब यहाँ पे आपने इस वनस्पति को देखा होगा, जिसे हम लोग फिशिंग मिंट भी कहते हैं। अक्सर ये हमारे आसपास जो है कि देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने इसे खाया भी होगा, क्योंकि खाने के काम आती है। तो फिशिंग मिंट को अगर हम देखते हैं तो ये औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी वाला पौधा, यानी कि कह सकते हो कि ये औषधीय गुण वाला एक पौधा है। और हिमालय के गिरिपाद से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया, जापान में भी ये मिलते हैं। तो हिमालय के अंतर्गत आपको चाइना, तिब्बत, भारत, म्यांमार, इन सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ये चीन, कोरिया, जापान में भी देखने को मिलते हैं। मेघालय में से जा मर्दो, मणिपुर में टोंकनिंग खो और असम में से मासुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि स्वाद और गंध में मछली जैसा लगता है, इसलिए इसको फिशिंग मिंट के नाम से जानते हैं। आक्रामक पौधे के रूप में काम करता है, क्योंकि भूमिगत राइजोम्स से फिर से अंकुरण की क्षमता होती है, और पौधे को नुकसान पहुंचने पर यह फिर से उग जाता है। अगर इस पौधे को नुकसान पहुंचता है तो ये फिर से उग जाता है। और प्राचीन आयुर्वेद और सिद्ध ग्रंथों में भी इसके विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब एक जरा डांसिंग फ्रॉग की बात कर लेते हैं, यानी कि नाचता हुआ मेंढक। तो जरा देखें अगर हम डांसिंग फ्रॉग के बारे में, तो IUCN ने दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पश्चिमी घाट के डांसिंग फ्रॉग को सर्वाधिक संकटग्रस्त घोषित किया गया उभयचर प्रजाति में। हालांकि मुख्य रूप से नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग को वल्नरेबल में रखा गया और व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग को एंडेंजर्ड में रखा गया। लेकिन इसको जो है कि ये केवल जो डांसिंग फ्रॉग है इसको सर्वाधिक संकटग्रस्त माना गया पश्चिमी घाट का, नीलगिरी वाला नहीं। आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन और चरम मौसम आदि से इसको खतरा लगातार बना हुआ है। और इसका नाम डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया क्योंकि ये फुट फ्लैंगिंग करते थे, यानी कि पीछे वाले पैरों को उठा के जो है कि एक तरीके से जाल बनाते थे, और ऐसा लगता था कि नृत्य की क्रिया कर रहे हों, इसलिए इसके ऊपर यह नाम रखा गया है। अब चलते हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक कामलांग टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखोगे कि कामलांग टाइगर रिजर्व में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक, नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब कांगलांग की बात करें, कामलांग की, तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है, और यहाँ से बहने वाली कामलांग नदी इसी के नाम पर इसे रखा गया। और ये उपोष्ण कटिबंधीय प्रजाति का, यानी उस जलवायु का ये पौधा मतलब टाइगर रिजर्व माना जाता है। और वृक्षों के यहाँ पे सामान्य प्रजातियों में अमोरा वालीची, जिसे अमारी कहते हैं, और गमेलिना आर्बोरेरी, जो कि गमरी कहते हैं। और इसमें जीव जंतु हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालयन पाम, सीवेट, हॉर्नबिल, ये सब मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्लो झील जो है दोस्तों वो यहीं पर या इसी रिजर्व में स्थित है, और यहीं पर ये कमलांग नदी है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। फिर आगे देखते हैं 15 मिनट सिटीज, यानी कि 15 मिनट सिटीज क्या है। ये शहरी योजना निर्माण अवधारणा है जो कि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवा आपूर्ति, निवासियों द्वारा पैदल चलकर, बाइक से तय की जाने वाली दूरी को कम करके, ये सभी चीज प्रमोट करती है कि कैसे भी करके आप प्रदूषण मुक्त शहर डेवलप करो, और ये एक स्थानिक विकास मॉडल के रूप में काम करता है। तो ये तो था आपका आज का लेक्चर, और हम लोग कल के क्लास में इसे कवर कर लेंगे सोशल इश्यूज को, और उसके बाद आपका बचेगा केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर, जिसे हम लोग अगले 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।